औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ग्रुप पे बात की थी कि वो किसी भी फंक्शन के अंदर कैसा बिहेव करते हैं या मुख्तलिफ़ प्रोफेशंस में कैसा बिहेव करते हैं। आज हम सेकंड ग्रुप पर बात करेंगे कि एक सेकंड ग्रुप के इंसान को एक पार्टी में कैसे पहचाना जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप के भाई की शादी है और आप मेहमानों का इस्तकबाल करने दरवाज़े पर खड़े हैं। सेकंड ग्रुप का बंदा जब अपनी गाड़ी में आता है, वो चाहे आपको दूर से देख भी ले तब भी वो आराम से अपनी गाड़ी पार्क करेगा। पहले ग्रुप की तरह आपसे फ़ौरन मिलने नहीं आएगा। सिर्फ गाड़ी पार्क करने में ये आधा घंटा लगा देते हैं, क्योंकि ये लोग इसी बात से डरते रहते हैं कि कहीं इनकी गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई आगे से ना ठोक जाए, कोई पीछे से ना ठोक जाए, ऊपर से उड़ती चिड़िया ऐसे गंदा ना कर दे। तो ये एक साफ़ जगह ढूंढने में ही बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद ये आपके पास आएंगे, आपके गले लगेंगे और आपके कान में धीरे से कहेंगे, सब कुछ ठीक है ना भाई। आप उनके चेहरे पर परेशानी और आवाज़ की गंभीरता देखकर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे, हाँ सब ठीक है, लेकिन क्यों? ये कहेंगे, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था। असल में ये ख़ुद को बुरा सोचने से रोक नहीं पाते। हाँ, तजर्बे से ये ज़रूर सीख जाते हैं कि दिमाग में आने वाली बुरी बातों को बोलना नहीं है, लेकिन दिमाग में इनके यही सब चल रहा होता है। आज मैं सेकंड ग्रुप की बुराइयां करूंगा, जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट ग्रुप की बुराइयां की थी। लेकिन एक बात समझ लें कि बुराइयों और कमियों में फ़र्क होता है। बुराइयां वो होती हैं जो दूसरों को आप में नज़र आती हैं, फिर चाहे वो बुराई हो ही ना आप में। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सेकंड ग्रुप को देखते ही पहचान सकें। मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। हो सकता है ये बुराइयां आप में ना हो, लेकिन दूसरों को ज़रूर नज़र आती हैं। और अगर ये बुराइयां हैं और आप भी समझते हैं कि ये बुराइयां हैं, तो इसे ज़रूर दूर कर लें। सेकंड ग्रुप के लोग हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, हर वक्त ख़तरे के बारे में सोचते रहते हैं। ये सड़क किनारे पर होते हैं तो ट्रक देखकर सोचते हैं। अगर सेकंड ग्रुप के लोग हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं, हर वक्त ख़तरे के बारे में सोचते हैं, सड़क किनारे होते हैं तो ट्रक को देखकर सोचते हैं कि अगर ये मेरे ऊपर चढ़ जाए तो मेरी कैसी चटनी बन जाएगी। हर कहीं घबराए घबराए घूमते हैं, लेकिन सिर्फ इसी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये सारे वो काम कर जाते हैं जो सिर्फ सेकंड ग्रुप ही कर सकता है। अगर सेकंड ग्रुप के लोग पॉजिटिव सोचने लगे तो दुनिया कौन चलाएगा? दुनिया की ज़रूरत है कुछ ऐसे लोग जो मनफी भी सोचते हों। अगर सब अच्छा अच्छा सोचेंगे तो ये इदारे कैसे चलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे चलेंगी, हमारी हिफाजत कौन करेगा, मुस्तकबिल के फ़ैसले कौन करेगा? मज़ेदार बात यह है कि सेकंड ग्रुप के लोग ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। ये परेशान होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के कि पॉजिटिव कैसे सोचें, क्योंकि ये तो हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। लेकिन मेरे भाई, इसका जवाब ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग से दिल को सुकून ज़रूर मिलता है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग ही थोड़ी सब कुछ होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाथों की तरह हैं, दोनों का इस्तेमाल इंसान को करना चाहिए। अगर आप सिर्फ मीठा ही खाते रहोगे तो बीमार भी हो जाओगे और पागल भी। अगर आप फर्स्ट ग्रुप को ही ले लें, ये पूरी तरह पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये मोटिवेशनल स्पीकर्स बनते हैं, लोगों में जोश भर देते हैं, तूफान को जगा देते हैं। दूसरी तरफ सेकंड ग्रुप के लोग जो हैं वो नेगेटिव होते हैं और इतने नेगेटिव होते हैं कि अच्छा खासा तूफान इनकी बातें सुनकर मायूसी के अंधेरों में चला जाता है। लेकिन थर्ड ग्रुप के लोग दोनों का मिक्सचर होते हैं, इसलिए वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और वो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों का एक साथ इस्तेमाल करते हैं। जबकि फर्स्ट ग्रुप वाले फुल ऑफ पॉजिटिव होते हैं और सेकंड ग्रुप वाले फुल ऑफ नेगेटिव होते हैं। अच्छा, सेकंड ग्रुप के जो लोग होते हैं ये परेशानियां छोड़ के ज़िंदगी, ये भी चाहते हैं कि परेशानियों को छोड़कर ज़िंदगी के मज़े लें, लेकिन ये असल में नेगेटिव सोचते रहते हैं। लोग भी इनको कहते हैं कि भाई आप, ये वजह ये है कि आप नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग आपकी कमी नहीं है, बल्कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो आपकी क्वालिटी है।
और सिर्फ इतनी बात समझें, वो नेगेटिव थिंकिंग को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे आपने अपने फ़ायदे में यूज़ करना है ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें मान के अपना बेड़ा गर्क मत करें, क्योंकि आपकी नेचर में जो है वो अल्लाह ताला ने शक को रखा है, आपकी नेचर में इन्वेस्टिगेशन को रखा है, आपकी नेचर में नेगेटिव थिंकिंग रखी है। और वो इसलिए रखी है कि आप कुछ ऐसे प्रोफेशंस को इख्तियार करें जो सिर्फ आप लोगों का ही डिपार्टमेंट है और आप लोग ही उसको चला सकते हैं। और मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी होते हैं, तकरीबन मोटिवेशनल स्पीकर्स किसी काम के नहीं होते। मोटिवेशनल स्पीकर्स पर मैं फिर भी कभी आपको तफसील से बात बताऊंगा, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स एक ऐसा ओवर स्मार्ट बच्चा होता है, वो बच्चा जिससे लफ्ज़ों से खेलना आ गया। और ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर फर्स्ट ग्रुप के होते हैं, जो बातें तो करना चाहते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट ग्राउंड में वो कोई चीज़ अमली तौर पर नज़र नहीं आती। ये ऐसा ओवर स्मार्ट बच्चा है मोटिवेशनल स्पीकर, जिसे लफ्ज़ों से खेलना आ गया है, जो ख़ुद को अब साइकोलॉजिस्ट समझने लग जाता है। उसकी बातें अच्छी लगती हैं क्योंकि उसने जो किताबें पढ़ी हैं वो किताबें लिखी तो समझदार लोगों ने है ना, लेकिन इन किताबों को पढ़कर वो डॉक्टर तो नहीं बन गया ना। यानी उसने जिन किताबों को पढ़ा है वो तो थर्ड ग्रुप वालों ने लिखी हैं वो किताबें, और उनसे वो समझदारी वाली बातें आपको बताकर मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, आपको लगता है कि ये कोई उसने कमाल कर दिया है। मुझे आप बताएं कि अगर कोई सड़क छाप इंसान है, और क्या आप उससे दवाई लेने लग जाओगे क्योंकि उसने कुछ किताबें पढ़ी हुई हैं मेडिकल साइंस पर? क्या आप उससे अपनी आंखों का इलाज करवा लोगे? नहीं ना। उसकी वजह यह है आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, उससे इलाज कराओगे जो उसमें परफेक्ट है। तो ये बात याद रखिएगा कि अपने दिमाग को इन ठगबाजों से आप महफूज रखें। दिमाग सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्ट होता है और ये एक गलत ख्याल दिमाग को तबाह कर सकता है। तो पहली बात यह है कि सेकंड ग्रुप के लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप नेगेटिव सोचने से आपके अंदर ख़त्म नहीं हो सकता। कुदरत ने ये आपके अंदर रखा है। हाँ, उस नेगेटिव थिंकिंग को कैसे अच्छे अंदाज में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो सीखने का है। सेकंड ग्रुप वालों को ये तरीका बहुत असर करता है कि तुम तबाह हो रहे हो क्योंकि तुम नेगेटिव सोचते हो। अब नेगेटिविटी तो उनकी नेचर में है, इसे लगता है कि नेगेटिव सोचना बंद करना ही पड़ेगा। सच्चाई ये है कि ये आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि ये आपकी ताकत भी बन सकता है नेगेटिव थिंकिंग, और आप इसको जस्ट कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये आपकी नेचर में मौजूद है। अच्छा, आप शादी वाली एग्जाम्पल पर वापस आ जाएं। सेकंड ग्रुप का बंदा धीरे से आपके कान के पास आकर पूछेगा कि सब ठीक है ना। ये ऐसा पूछना सिर्फ बहाना था। असल बात यह है कि ये आपकी प्रॉब्लम पूछने के बाद अपनी प्रॉब्लम बताना पसंद करते हैं। मसाइल पर बात करना नशा होता है इनके लिए, और ये नशा ऐसा होता है जो इनके सर पे चढ़कर बोलता है। इन्हें हमेशा लगता है कि इन्होंने गलत कपड़े पहन रखे हैं, इन्हें लगता है कि नाई ने इनके गलत बाल काटे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि आपके भाई की शादी इनके टाइम टेबल के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि आपको पता है सेकंड ग्रुप के लोग टाइम टेबल पर चल रहे होते हैं, और इनके घर में भी कोई मेहमान आ जाए तो कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया मुसीबत। अब बात यह है कि भाई टाइम टेबल आपके दिमाग में है, किसी अखबार में तो छपा नहीं है कि लोगों को पता हो। अब चूंकि इनकी जो टाइम टेबल बन रहा था उसी दौरान आपके भाई की शादी आ गई, तो हो सकता है कि ये आप से फ़ौरन छूटते ही बोलें कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम था, वो ज़रूरी काम छोड़कर मैं आपके भाई की शादी में आया हूँ। आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसका क्या जवाब दूँ कि भाई शादी में आए हो, आ गए हो, अब शादी के मौके पर मिलते हुए ऐसी बात करना चे मायनेदार है, लेकिन ये बोल पड़ते हैं। अच्छा, इन्होंने हाथों में एक मिडिल साइज़ का गिफ्ट पकड़ा होता है। इनके दिए ये गिफ्ट ज़्यादा पसंद नहीं किए जाते क्योंकि वो अजीब चीज़ें गिफ्ट में दे देते हैं जो इनको खुद पसंद होती हैं। मतलब ये जो गिफ्ट में देते हैं, क्या देते हैं, कोई मजहबी किताब दे देंगे, कोई सीनरी दे देंगे, टेबल क्लॉक दे देंगे। ये एक ऐसा गिफ्ट देते हैं जो सालों साल वैसा ही पड़ा रहे। थोड़ा सा इमोशनल और घर के काम आने वाली चीज़ें इनको इन लोगों को घरों से, घरों की दीवारों से, बागीचों से और अलमारियों से बहुत प्यार होता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि
गिफ्ट के हवाले से मैं आपको चारों ग्रुप्स की नेचर बता देता हूँ इसी गुफ्तगू के दौरान, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर ग्रुप को कैसा गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट हमेशा सामने वाले का नेचर देखकर ही देना चाहिए। अगर सामने वाला फर्स्ट ग्रुप का है तो आपको उसे ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिसे वो पहन सके, साथ लेकर घूम सके, अपने दोस्तों को दिखा सके। और हाँ, फर्स्ट ग्रुप के लोग गिफ्ट की कीमत से बड़ा फ़र्क महसूस करते हैं, यानी चीज़ महंगी हो तो वो ज़्यादा खुश हो जाएंगे। यानी फर्स्ट ग्रुप के लोगों को ऐसे गिफ्ट पसंद होते हैं। अब आ जाएं सेकंड ग्रुप पर। सेकंड ग्रुप को वो गिफ्ट दें जो वो संभाल कर रख सकें, यानी मजबूत चीज़ें, गारंटी कार्ड के साथ मिलने वाली चीज़ें, एंटीक पीस। इन्हें मजबूत कुर्सी या डिज़ाइन कुर्सी ज़्यादा बेहतर होगा बजाय किसी परफ्यूम के। अगर परफ्यूम से बेहतर है कि आप ऐसी कोई चीज़ दे दें। अगर आप इन्हें अच्छी किताब, खूबसूरत पेन देंगे तो वो उनके ख़जाने का हिस्सा हो जाएगा। इनको वो अलमारी में ऐसा सजाएंगे कि ये फिर बाहर नहीं आएंगी। ये हर चीज़ को किसी ख़ास दिन के लिए संभाल कर रख लेते हैं और ज़्यादातर मामलों में वो ख़ास दिन कभी आता ही नहीं है। तो सेकंड ग्रुप को आपने समझ लिया कि उन्हें गिफ्ट कैसा पसंद होता है। अब आप थर्ड ग्रुप पर आ जाएं। थर्ड ग्रुप को गिफ्ट देना हो तो इन्हें टूल्स पसंद होते हैं, वो चीज़ें जो इनकी मेहनत और वक्त को बचा सकें, जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये आगे बढ़ सकें। जैसे अगर आप इन्हें टोस्टर दे सकते हैं, टी मेकर दे सकते हैं, आटा गूंदने की मशीन दे सकते हैं, रनिंग शूज़ दे सकते हैं। और यहाँ तक कि ये क्योंकि लोग मैथमेटिक्स में कमज़ोर होते हैं तो आप इन्हें अच्छा सा कैलकुलेटर भी गिफ्ट कर सकते हैं, ये उसे भी पसंद करेंगे। कोई क्लासिकल चीज़ आप इसे दे सकते हैं। और अगर आप आ जाएं कोई सजने संवरने पे तो रिस्ट वॉच दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो इनकी प्रेजेंस को दमदार बना सके, आप इन्हें दे सकते हैं। तो थर्ड ग्रुप के लोगों को कैसा गिफ्ट देना चाहिए ये आप जान गए होंगे। फोर्थ ग्रुप के लोगों को गिफ्ट देने से अच्छा है कि उन्हें कैश ही पकड़ा दें, वो अपनी मर्जी से जो चाहे ले लें। अच्छा, चले हम सेकंड ग्रुप पे दोबारा वापस आते हैं। सेकंड ग्रुप पार्टी में धीमे कदमों से दाखिल होता है और सीधा दूल्हे के पास चढ़कर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और वो दूल्हे से अभी बात नहीं करेगा। दूल्हे के पास स्टेज के पास जाके खड़ा हो जाएगा, साइड पे खड़ा होगा और ये इंतज़ार करेगा कि दूल्हा जो अपने मेहमानों के साथ मसरूफ़ है, फ़ोटो खिंचवा रहा है, ये फ्री हो जाए तो फिर मैं इससे मिलता हूँ। अब मुझे बताएं कि दूल्हा शादी के दिन भी कभी फ्री हुआ है? कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद, 10-15 मिनट बाद जब दूल्हे की नज़र इन पर पड़ती है तो वो हैरान होकर पूछता है कि भाई साहब आप कब आए? तो ये शर्माते हुए कहते हैं कुछ नहीं, आप बिज़ी थे तो मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा था। असल में ये तकल्लुफ़ बहुत करते हैं और मन ही मन में ये सोच रहे होते हैं कि मुझे तो सबसे पहले टाइम पर पहुँचना चाहिए था और मैं लेट हो गया हूँ बहुत। ये देखो, ये कहीं कितने लोग मुझसे पहले आ गए हैं और मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों की वजह से लेट हो गया हूँ। उन्होंने तैयार होने में टाइम लगा दिया था। लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो इतना लेट आया हूँ। असल में लोग इतना नहीं सोचते जितना ये खुद अपने बारे में सोच लेते हैं। अच्छा, ये दूल्हे को मुबारकबाद देते हैं, फ़ोटो खिंचवा कर नीचे आ जाते हैं और अपने जैसे ही किसी दुखी इंसान को ढूंढने लग पड़ते हैं। जैसे एक गडरिया अगर हज़ारों भेड़ों में से अपनी भेड़ को पहचान लेता है, वैसे सेकंड ग्रुप का बंदा दूसरे सेकंड ग्रुप के बंदे को हज़ारों लोग में पहचान लेता है। वो अपने ग्रुप का बंदा ढूंढेगा, उसके पास जाएगा और जो पहला जुमला रस्मी सलाम दुआ के बाद कहेगा वो ये कहेगा, मेरे बच्चे ने तो मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना के रखी हुई है। वो भी हैरान होकर पलटेगा, ये मेरे दिल की बात इसने कैसे बोल दी। और वो भी जवाब देगा, क्या करें भाई साहब, बच्चों ने तो हमें गधा समझ रखा है। सारा दिन गधों की तरह हम काम करते हैं और शाम को इनके जूते भी खाते हैं। ये किसी लैला मजनू की तरह एक दूसरे से बातें करेंगे, अपने बच्चों की कमियां, अपने बच्चों के गिले करेंगे और लैला मजनू की तरह एक दूसरे से गले मिलेंगे और सारी शाम अपने बच्चों की बुराइयां करने में गुजार देंगे। ये अपने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बुरे से बुरे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ग्रुप के लोग दूर ज़मीन की तरफ देखकर बात करते हैं। इनके चेहरे पर उदासी होती है। हालांकि पार्टी में आते हुए ये सबसे हंस के मिल रहे होते हैं और ये मुस्कुरा मुस्कुरा के ही सबसे मिलते हैं, लेकिन ये जल्दी
इससे उकता जाते हैं। यानी 1-1.5 घंटे के अंदर ही ये थक जाते हैं मुस्कुरा मुस्कुरा कर। हाँ, अगर इनके शादी इनके बच्चों की है या इनके सगे रिश्तेदारों की है तो हो सकता है सारा दिन मुस्कुराएं, लेकिन सच ये है कि ये लोग बड़ी जल्दी उदास नज़र आने लग जाते हैं। शायद इनका चेहरा देख कर लगे कि इन्हें आपके भाई की शादी की कोई खुशी नहीं है, या इन्हें हंसते खेलते लोग देखकर जलन हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबको खुश देखना चाहते हैं, पर खुशी के मौके पर इनका पता नहीं क्यों मूड जल्दी ऑफ हो जाता है। इनको खुद इस बात की समझ नहीं आती। ये अपने से काफ़ी बड़ी उम्र के लोगों के पास बैठना पसंद करते हैं। बात करते हुए हथेलियों और उंगलियों को ज़मीन की तरफ रखते हैं और बोलते बोलते हाथों और उंगलियों को नीचे की तरफ मारते रहते हैं, जैसे हाथों से ज़मीन खोद रहे हों और कुछ खोज रहे हों। आप इनके मुंह में अक्सर ये डायलॉग सुने होंगे, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। बचपन में मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मेरे फर्स्ट ग्रुप के भाई को सब कुछ ले देते थे, लेकिन मेरे साथ हमेशा मेरे माँ बाप ने मुझे इग्नोर किया है, मुझे ज़्यादा प्यार नहीं दिया। स्कूल की टीचर सिर्फ मुझे ही मारती रहती थी, बाकी बच्चे काम करके नहीं आते थे उन्हें नहीं मारती थी, लेकिन मेरी टीचर मेरे से ही इंतकाम लेती थी, मुझे ही बुरी तरह मारती थी। ऑफिस में बॉस बस मुझे ही छुट्टी नहीं देता, बाकी तो सब लोग छुट्टी ले लेते हैं। तमाम भाई बात ये है, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। हाँ, फर्स्ट ग्रुप के बच्चा जिद कर लेता है, बहुत ज़्यादा तरले कर लेता है, मिन्नतें कर लेता है, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, माँ बाप को बताता है कि मुझे चीज़ चाहिए। लेकिन सेकंड ग्रुप का बच्चा जो है वो दिल ही दिल में कहेगा माँ बाप पढ़ें और उसकी ज़रूरत पूरा कर दें। तो अब ऐसा तो होने से रहा। अब स्कूल में टीचर के लिए तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं, जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई गलती कर रहे होगे तो पिटाई होगी। ऑफिस में बॉस के लिए सब एक बराबर हैं, लेकिन इनको लगता है कि जैसे इनके साथ ही बुरा होता है। इनके जो पेट डायलॉग्स होते हैं वो ये होते हैं, इसके अलावा कभी भी बुरा वक्त आ सकता है, तैयार रहना चाहिए, कुछ भी बुरा हो सकता है, बुरे वक्त के लिए अपने पास पैसे जमा करके रखो, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि अगर आप इनसे कहेंगे सेकंड ग्रुप चलो पार्टी करते हैं, तो ये कहेंगे अरे भाई ये बकवास के कामों के लिए मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, और जो है ना। लेकिन अगर आपने इनसे पैसा निकलवाना है तो इन्होंने वो पैसा, वो 30-40 हज़ार रुपये जो इन्होंने 1 साल के अंदर जोड़े थे, अगर आप इनसे ये कहें यार तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तेरे भाई के 2.5-3 लाख रुपए डूब गए हैं, तेरा भाई बहुत परेशानी में है, कर्जदार दरवाजे पे आए हैं, तो ये आंखों से आंसू पोंछते हुए आपको वो 30-40 हज़ार जो इन्होंने किसी पार्टी में नहीं लगाए, या आपने इनसे कहा कि जनाब कोई हमें ट्रीट दे दो, तो ट्रीट से तो ये चिढ़ जाते हैं, नहीं दिया। लेकिन अगर आपने इमोशनल ब्लैकमेल किया तो ये आपको वही 30,000 रुपये निकाल के भी दे देते। अच्छा, इनका एक और पेट डायलॉग होता है, मुझे पहले ही पता था तुम भूल जाओगे। यानी अक्सर माएँ जो सेकंड ग्रुप की होती हैं वो एक लिस्ट बना कर देती हैं, और हम कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं हमें पता है जी क्या क्या लाना है, बोलते हैं नहीं मैं लिस्ट बना के दे रही हूँ। वो लिस्ट बना कर भी दे देती हैं, लेकिन जैसे ही बंदा घर पे आता है और वो कहती हैं तुम ये नहीं लाए ना, बंदा वाकई हैरान हो जाता है कि जी हाँ मैं यही भूल गया हूँ। असल में बुरा इतना सोचते हैं कि इन्हें पता चल जाता है कि क्या बुरा होने वाला है। शायद ये लोग बुरा सोचने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि क्या बुरा होने वाला है, कहाँ गलती होने वाली है, इसका अंदाज़ा लगाने की ताकत इनमें बढ़ जाती है। यही वजह है इनका पेट डायलॉग होता है, मुझे पहले ही पता था तुम भूल जाओगे। आप लोगों ने शादियों में अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ जीजा जी नाराज़ हो गए हैं, मामा जी नाराज़ हो गए हैं। ये जो शादियों में नाराज़ होने वाले लोग होते हैं ना, ये सेकंड ग्रुप के ही होते हैं, और इनकी वजूहात भी अजीब होती है। कभी कहेंगे हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली थी, हमें चाय नहीं मिली थी, पकोड़े तो ठंडे थे। इन्हें लगता है कि हमें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। ये बेइज्जती जल्दी महसूस करने लगते हैं और दूसरों को कसूरवार बताते हैं और उनकी बुराइयां करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें जानबूझकर इग्नोर लोग कर रहे हैं। ये लोग भी चाहते हैं कि लोग इन्हें वैसे ही पसंद करें जैसे फर्स्ट ग्रुप वाले लोगों को पसंद किया जाता है। लोग इनके भी पीछे भागते हैं, इन्हें भी पसंद किया जाता है।
असल में इनके दिमाग में बहुत शक भरा होता है, हर किसी पर शक करते हैं। दूर खड़े लोग हंस रहे होंगे तो इन्हें लगता है कि शायद ये मुझे देखकर ही हंस रहे हैं। फिर ये अपनी परेशानियों को सामने वाले के मुंह पर ही कहकर जाहिर कर देते हैं। मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो। भाई दूसरा आपके बारे में नहीं सोच रहा, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। बात यह है कि और भी लोग हैं सोचने के, लेकिन ये कहेंगे मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ पागल समझते हो, मुझे पता है तुम क्या मेरे बारे में सोचते हो। भाई वो हो सकता है, इसलिए कहा जाता है ना कि बहुत सारे गुमानों के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो ये बहुत सारे गुमान पाल लेते हैं। अगर आप इन्हें मना करेंगे तो ये कहेंगे मैं तो वही कह रहा हूँ जो सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। एक इन्होंने खुद साख्ता सच बनाया हुआ है, और वो सच कड़वा भी है। और ये हम स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, हम मुंह पे बोल देते हैं, हम मुनाफिक लोग नहीं हैं। कि आप इस तरह के लोगों से ये बात सुनेंगे, और मुंह पे बोलने वाला दिल का बहुत अच्छा होता है, और इस तरह की बातें होती हैं। अच्छा, जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के लोग ख़ुद को झूठ बोलने से नहीं रोक पाते, इस तरह इस ग्रुप के लोग ख़ुद को सच बोलने से नहीं रोक पाते। यही लोग कहते हैं कि हमें अपनों ने धोखा दिया है, उल्टा गैरों ने हमारा साथ दिया है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। ये आपको सारा सेकंड ग्रुप के लोग ये शेर सुनाई देते होंगे। भाई अपने तुम्हें जानते हैं कि तुम संकी हो, एक ही बात 1000 बार बताते हो, अपने तुमसे तंग आ चुके हैं, लेकिन गैरों को तो तुम पहली नज़र में ही समझदार लगे हो ना। गैरों को क्या पता कि तुम्हारी नेचर क्या है ना, तो वो थोड़े अरसे बाद उन्हें भी समझ आ जाएगी कि तुम क्या हो। इन्हें शिकायतों के अलावा कुछ नहीं आता। देखें, कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा हो तो वो मसाइल का बात बन जाती है। बेतुके सच नहीं बोलने चाहिए इंसान को। बस ऐसे ही खामखा के सच जो है ना, बहुत से झगड़े डाल देते हैं, बहुत सी शादियों में, बहुत से रिश्तों में दराड़े डालते हैं। बेतुके सच बोलने की ज़रूरत क्या है? इंसान को पता होना चाहिए कि मैंने एनवायरनमेंट में कहाँ बैठा हूँ, क्या बात करनी है। यही लोग हैं चारों ग्रुप्स में से जो अपनों को कोसते रहते हैं। यही लोग हैं जो अपनों का खून जलाते रहते हैं, अपनों का जीना हराम करते रहते हैं। यही लोग हैं ये जो कहते हैं कि यानी ये जिसे सच्चा प्यार कह रहे होते हैं, सामने वाला उसे घुटन समझ रहा होता है। क्योंकि भाई बात ये है कि कोई भी चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो वो जहर बन जाती है। मीठा एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो जहर बन जाता है। तो ये एक बड़ा मसला होता है। अच्छा, मामला ये होता है कि शादियों में किसी न किसी से ये उलझ पड़ते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर नाराज़ होते हैं फर्स्ट ग्रुप से। फर्स्ट ग्रुप से इनकी बनती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप हर जगह पे मजाक कर बैठता है तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं उस बात को। ये कहीं भी हों, इन्हें घर पहुंचने की जल्दी होती है। ये हिसाब किताब के इतने पक्के होते हैं कि आपको बता सकते हैं कि शादी में इन्होंने कितने चम्मच चावल खाए थे और कितने घूंट शरबत पिया था। अच्छा, ये दुनिया को दूसरों की नज़र से देखते हैं, और यही सोचते हैं कि दुनिया क्या सोच रही होगी, लोग क्या सोच रहे होंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और ये ख़ुद को दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करते हैं, इनकी फ़िक्र करते हैं। अच्छा, ये बात है कि लोगों का ख्याल करने वाले इन्हें ही फ़िक्र होती है, ये गरीब के साथ बुरा हो रहा है, ये ज़माने में ये सियासतदान क्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है। ये लोगों का ख्याल भी करते हैं। सबसे ज़्यादा यही बीवियाँ होती हैं जो अपने शोहरों का बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। यही घर में अफराद होते हैं जो हर चीज़ डिसिप्लिन से, सफाई सुथराई का बहुत ख्याल करते हैं। यही लोग होते हैं जो हर चीज़ को टाइम से मुकम्मल करते हैं। यही लोग होते हैं जो शादी में आपका हाथ बटा देते हैं। यही लोग होते हैं कि जिन्हें आप काम देकर सो सकते हैं, काम दे जाएं और सो जाएं। ये काम इतना सोचेंगे कि ख़ुद को जो है वो चाहे शुगर का मरीज़ बना लें, लेकिन आपका काम अगर ले लिया है तो ये कर जाते हैं। सेकंड ग्रुप की बीवी को अगर आप देखें तो वो ऑफिस से जब शौहर आता है तो उसे देखकर ही समझ जाती हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। इसे प्यास लगी हुई है, इसे भूख लगी हुई है, इसने रिलैक्समेंट करना है, इसे थोड़ी सी खामोशी चाहिए। वो क्या करती हैं कि फ़ौरन खाना लगा देती हैं, फ़ौरन जो है वो पानी देती हैं, जूस देती हैं, टीवी बंद कर देती हैं, बच्चों को बाहर भेज देती हैं कि शौहर को बताना नहीं पड़ता कि उसे क्या चाहिए। यानी शौहर का इतना ख्याल करती हैं। लेकिन एक मसला ये है कि जिस तरीके से ये
अपने शौहर से उम्मीद करती हैं कि वो इनके जज्बात को समझे और बग़ैर बताए ये उसके सारे काम कर देती हैं। वहीं ये सोचती हैं कि शौहर भी उनके जज्बात को समझे। तो शौहर भी उनके जज्बात को समझे, यानी वो ये चाह रही होती हैं। अब शौहर को जब तक बताओगे नहीं तो वो कैसे समझेगा। तो अच्छा, अब ये क्या करती हैं, झगड़ा भी इशारों में करती हैं कि शौहर को खुद ही याद आ जाए कि क्या मामला है। असल में ज़िम्मेदारियों का एहसास इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं आखिरी आपको सिर्फ इन पे काफ़ी बात हुई है, आखिरी एक बात सिर्फ इनके हवाले से बता दूं, और वो ये है कि चारों ग्रुप की बीवियां कैसी होती हैं। यानी आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप की बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब छमक छल्लो टाइप की होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट होती है, और वो शौहर का बहुत ख्याल करती है। तो फर्स्ट ग्रुप की बीवी की अगर आपने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी कि बेगम क्या खाना बनाया है, बस तो फिर तो ये आप पे से बाहर हो जाएगी फर्स्ट ग्रुप की बेगम, और वो कहेगी पति परमेश्वर, मेरे जो है मजाजी खुदा, तुमने तो मेरा ये खाना तो खाया नहीं, मैं तो ये भी ऐसा बनाती हूँ कि तुम उंगलियां चाट जाओगे और तमाम मामला। और कल को वो क्या करेगी कि वो अगर आप इसके लिए थोड़ा सा गिफ्ट ले आएंगे तो इतना चहक पड़ेगी कि वो अपने रिश्तेदारों को बोलेगी, मेरा शौहर तो वो महान हस्ती है, मेरा शौहर जैसा शौहर तो दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। दुनिया जो है ना दूरबीनें लेकर निकलेगी तो मेरा शौहर जो है ना वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन मसला, ये सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर झगड़ा हो गया तो जितना ओवर रिएक्ट उसने अच्छे खाने की तारीफ पर किया था, उतना ही आपको विलन बनाकर पूरे ज़माने के सामने वो पेश करेगी। और वो जब बोलेगी तो पूरा मोहल्ला सुनेगा, और तुम जल्लाद, और तुम पता नहीं क्या क्या, तुम धोखेबाज, और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो आपको बना देगी। और बल्कि जो है वो जाते हुए, अपने घर जाते हुए जो है वो दूसरे मोहल्ले की औरत को रोक के बोलेगी, बहन यहाँ दूसरे गली में एक ऐसे बेमुरव्वत लोग रहते हैं, ऐसे कमीने लोग रहते हैं, कभी ऐसी जगह पे शादी बंदा करने से बेहतर है कुएं में छलांग लगा ले। तो मतलब ये है कि मतलब वो जो आपका हशर नशर वो होना है तो वो भी एक अलग दास्तान होती है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का मसला है। सेकंड ग्रुप की बीवी कमरे के बाहर जाने ही नहीं देती बात। वो जितना मर्जी शौहर बेमुरव्वत हो, जितना मर्जी उस पर जुल्म करता हो, तरतीब करता हो, वो ना अपने माँ को बताएगी, ना अपनी बहन को बताएगी, ना अपनी किसी भी दोस्त को बताएगी। लेकिन जब कमरे में होंगे और कुंडी लगेगी और डबल बेड पर बैठेगी तो ऐसे ऐसे जुमले बोलेगी, ऐसे ऐसे ताने देगी, अल अमान अल हफीज़, अंदर से जला के रख देगी शौहर को। शौहर की जो है ना मामलात होगा। अगर शौहर ने कह दिया, बेगम तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, रोज़ तो बनाती हूँ, आज क्या मतलब है, क्या मतलब क्या निकालना चाह रहे हो। अगर आपने कभी फूल ला कर दे दिया तो कहेगी खैर है, क्या क्या मसला हो गया, कौन सा मतलब है जो तुम्हें चाहिए। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो जो है आपसे जितने बदले लेने हैं ना, आप कभी सेकंड ग्रुप की बीवियों से पूछ लें या जिन शौहरों की है उनसे पूछ लें, उन बेचारे का कमरे में क्या हाल होता है, ये रावी जो है ना लिखने से कासिर है। खैर, अब आ जाए थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप की जो बीवियाँ होती हैं वो चूँकि आपको पता है बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक होती हैं, बहुत ज़्यादा घर में हर चीज़ को मैनेज करने वाली होती हैं। आपने कभी गलती से अगर थर्ड ग्रुप की बीवी की तारीफ़ कर दी तो, और आपने कहा कि बेगम क्या अच्छा खाना बनाया है, तो वो कहती है लाओ 1000 रुपये। फिर आप हैरान हो जाएंगे, बोले हाँ, जब मैं अच्छा खाना बनाती थी मेरे अब्बू तो मुझे 500 देते थे, तुम तो मेरे शौहर हो, तुम पर तो मेरा ज़्यादा हक है, तुम 1000 रुपये लाओ निकालो।
अगर मिसाल के तौर पर आप फूल लाना उसके लिए मतलब भूल गए हैं तो कहती है ठीक है कल ले आना, कोई मसला नहीं, मतलब उसके लिए कोई ये इतनी बात नहीं होती। इसी तरीके से जो चौथे ग्रुप की बीवी है वो तो ना खुश होती है और ना उदास होती है। तो वो तो जिसको जहाँ रखो रह लेगी, जो खाने को दो खा लेगी, जो पीने को दो पी लेगी, और जो मामला रखो तो वो हो जाएगी। तो आज हमने सेकंड ग्रुप पर बात की है और सेकंड ग्रुप की नेचर के हवाले से हमने इस पर गुफ्तगू की है।